आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस सेशन का आप वेट कर रहे होंगे क्योंकि ये सेकंड पार्ट था हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन का हमने चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 15। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत अपकमिंग है। तो फर्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन कॉजिंग प्रेशर ऑन रिसोर्सेस। ये वाला जो टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, और अर्बनाइजेशन जो कि सीरियस प्रेशर है रिसोर्सेस पर। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बन का मतलब होता है सिटीज, शहर। तो लोग जो है माइग्रेट करते हैं, लोग जाते हैं अपने गांव से और वो माइग्रेट करके मूव करते हैं शहरों में। इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ग्रो करेगी वो विलेज से अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए वो सिटीज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कंफर्ट जोन सबको चाहिए होता है। तो जब जैसे जैसे अपनी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसलिए वो शहरों की तरफ जाते हैं, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अर्थ का जो फेस है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। जो गांव से या विलेज से अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ आता है उसको क्या चाहिए? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स चाहिए, रहने की जगह चाहिए, मार्केट्स, उतने ज्यादा मार्केट्स होने चाहिए, स्कूल्स उतने ज्यादा चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बहुत सारी चीजें, सो ऑन। तो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें हैं जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। और मोर स्ट्रीट्स एंड रोड्स, ज्यादा सड़कें चाहिए। ठीक है, गली ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा हाईवे चाहिए, रेलवे लाइंस ज्यादा होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स। इसलिए हमने देखा है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो हर जगह में भीड़ नजर आती है। मोर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्री की इंस्टॉलेशन ज्यादा होती है, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, गोडाउन ज्यादा होंगे, रिजर्वायर्स जो कलेक्शन सेंटर होता है, जो चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है रिजर्वायर्स में। तो इस तरह की चीजें जो है इन पर ज्यादा लोड पड़ेगा, बर्डन पड़ता है हमारे अर्थ पर, और रिसोर्सेज पर भी पड़ता है जो कि धीरे धीरे खत्म होते जाए। नेक्स्ट है, ये सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है ये हमारी ओपन जो लैंड है, जो भी खुली हुई जो जमीन है, और जो नेबरिंग जो पास की एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती की जमीन है, जो फॉरेस्ट है, उन सबको ये चीज अफेक्ट कर रही है, बहुत ही बैडली अफेक्ट कर रही है। और इसलिए जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है एनवायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट भी जो है वो उस तरह का नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कभी तो इतनी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, पहले क्या होता था, बहुत लॉन्ग टाइम तक पता था कि यहाँ पड़ती है, और गर्मियों का भी पता था, रेनी सीजन का भी पता था। कुछ नहीं पता होता है कि कब कौन सा सीजन हो जाए, मतलब कोई वेदर कब चेंज हो जाए, बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अभी हमने ये बात अभी डिस्कस की थी कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों के, उनको भी वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको ज्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए, ज्यादा क्लोथ्स चाहिए, ज्यादा एक्सेसरीज चाहिए, अपने साथ की जितनी भी चीजें होती हैं, और पर्सनल कन्वेंस चाहिए। तो चलिए, तो इसका मतलब है कि मोर एंड मोर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, फर्नीचर हो गया, और हमारा क्रॉकरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ठीक है, डेकोरेशन आर्टिकल्स हो गए। तो ये सब चीजें जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, एक्सेसरीज ज्यादा चाहिए होते हैं, शर्ट हो गए, सूट्स हो गए, हमारे साड़ी, स्कर्ट्स, बेल्ट्स, बैग्स और शूज, हर इंडिविजुअल को अलग अलग चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है सम मीन्स ऑफ पर्सनल कन्वेंस, सबको अपनी अपनी कन्वेंस चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए। किसी को साइकिल, किसी को मोटरसाइकिल, और अब तो हर घर में एक कार है, तो सबको अपनी एक पर्सनल कार चाहिए होती है। कोई भी किसी की जो व्हीकल है वो शेयर नहीं करता है जल्दी से। ठीक है, क्योंकि सबकी लाइफ बिल्कुल पर्सनल हो चुकी है, तो बिल्कुल भी सवाल तो है ही नहीं कि कोई शेयर करे।
या फिर इसी वजह से जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो मेजर्स हैं उसमें पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे, बट पॉल्यूशन भी जो कंट्रोल हो सकता है वो हम कार पूलिंग यूज कर सकते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई भी शेयर नहीं करता है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि सबको अब सबकी पर्सनल कन्वीनियंस हो गई, कार्स भी होगी, ट्रैवल करने के लिए सबको अलग अलग चाहिए होती है। ठीक है, तो जितनी चीजें पर्सनल कन्वीनियंस बढ़ेंगी उतनी ज्यादा वो हमें भीड़ भाड़ दिखती है, वो तो जाहिर सी बात है। साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता है। और जो कहा ही जाता है कि हमें जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, बट लोग नहीं करते हैं। वो ज्यादा पर्सनल कन्वीनियंस पर ही रिलायबल है, उसी को वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज्यादा अच्छा दिखाना होता है, वो इम्प्रूव करके दिखाना होता है कि हाँ हम सोसाइटी में हमारे पास कार है, ये सब कुछ है। तो लोग उसके ऊपर रिलायबल नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड टू चेक एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेटिव मीन्स जो कि रिसोर्स को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो क्या उस चीज को हमें कैसे चेक करते हैं या कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो जैसे हमें पता है कि मॉडर्न लिविंग के स्टैंडर्ड में लोग ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है, जो कौन से रिसोर्सेज है ऐसे, वो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा? जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कभी भी जल्दी से हमें ये वापस नहीं मिल सकते हैं। हम इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं, और ये जल्दी से हमें वापस नहीं मिल सकते। बहुत टाइम लगता है इन चीजों को बनने में, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, जब तक वो डेड एंड डीके पार्ट्स जो है वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो रहते हैं और पड़े रहते हैं, और फिर उसके कहीं मिलियन ऑफ ईयर्स बाद जाकर कहीं हमें वो मिल पाता है, जो कि पॉपुलेशन की जो जितनी ग्रोथ उस तरीके से बढ़ रही है वो उसके डिमांड्स को मीट नहीं कर पाती है। तो इसलिए उसका अल्टरनेट सोर्स यही है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करने चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करनी चाहिए एनर्जी की, जैसे हमारा विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हर सिटीजन की कॉन्शियस बने और सस्टेनेबल यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। एक वर्ड है यहाँ दिख रहा है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि इस तरह से यूज किया जाए कि नेचर में बैलेंस रहे, यही मीनिंग होता है सस्टेनेबल का। ठीक है, लेकिन वही है कि हम बोल देते हैं, लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, आप कितना भी कर लीजिए, जब तक लॉ नहीं होगा कोई भी उसको नहीं फॉलो करेगा। लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में इधर फेंका उधर, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लेकिन लोग नहीं मानेंगे जब तक हम उस चीज के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, कोई उसके ऊपर फाइन वगैरह नहीं लगेंगी इन चीजों पर, तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी और नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे ये खत्म होते रहेंगे। अब आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी आपको थोड़ा सा बताया था शॉर्ट में, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्स है इंक्लूडिंग वाटर या कुछ भी हो, तो उसके ज्यादा जो फालतू यूज है उसको हमें कम कर देना चाहिए। ठीक है, रिसाइकिल और रीयूज करना चाहिए रिसोर्सेज को जहां तक पॉसिबल हो। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, हम सिर्फ वेस्ट को जनरेट करते हैं। जितने भी हमारे पास वेस्ट की चीजें होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हाँ, जैसे वेजिटेबल्स पील्स हो गया या और भी चीजें हो गई, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको एनिमल्स को दे सकते हैं। ठीक है, हर्बीवोर एनिमल्स कोई भी होगा वो फैलो को अटैक सकता है, वो उसको खा सकते हैं, तो हम उसको क्यों वेस्ट करें? है ना? और जो चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को दे सकते हैं, जिससे कि हम उसको क्या कर सके, एक तरह से रिसाइकिल हो जाएगा, कोई और इसको यूज कर लेगा और दोबारा सॉरी रीयूज हो जाएगा। और रिसाइकिल के लिए हम जो ये पॉलीथिन वगैरह ये सब चीजें होती हैं फैक्ट्रीज में, हमने देखा है कि ये रैक पिकर्स वगैरह लेकर जाते हैं, तो इन चीजों से ही रिसाइकिल हो सकती है ना? और आपने सुना होगा सिंगल यूजेबल प्लास्टिक और इन सब चीजों के बारे में। तो अगर हम इन चीजों पे बहुत ध्यान देंगे तो हम कई हद तक जाकर
जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन है, जो खत्म हो रहे हैं रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम उसको बचा सकते हैं और इवन पॉल्यूशन भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी लॉ चाहिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी लॉ चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाएगा। और जितने ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल रिसोर्स, अभी आपको ये बताया था कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी है ना, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलती है, उससे अभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है, जो फार्मर्स है, बहुत यूज कर रहे हैं सोलर पावर को। उससे वो अपने एनर्जी को भी स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट है वो भी उन्हें अच्छा मिल रहा है उससे। तो सन से वो चार्ज होती है सोलर पैनल, और फिर वो उसको यूज भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा विंड पावर। तो ये विंड पावर कहाँ होती है? ज्यादातर वहाँ होती है जो हमारे कोस्टल एरियाज है, जो समुद्री या तटीय जो इलाके होते हैं, वहां पर बहुत ही तेजी से, बहुत स्पीड से ये चलते हैं, और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, जो हमारे बहुत मतलब नियर अबाउट टू बी फिनिश, खत्म ही होने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव सोर्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी है कि आजकल जो भी नेशंस हैं, जो जिनके पास रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो दूसरे नेशंस के ऊपर, मतलब उनको ये सोच रहे हैं कि वो उनसे ले लें। लेकिन कोई भी अपना नेशन जो है, कोई भी दूसरे को ऐसा नहीं देगा, क्योंकि उसको खुद भी चाहिए यूज करने के लिए। तो इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है ना, उसको बचा के रखना है, कि जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसको प्रॉपर यूज कर सके। अगर हम अपना ही सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे सारे ही रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हम अंधाधुंध किसी चीज को यूज किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कि हमें हर जगह कंफर्ट चाहिए। जहाँ जरूरत है उतना होना चाहिए, माउंटेन्स है या हिल्स है, इतना कहीं भी नहीं, हमें उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको कटाई या कड़ा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर रिटर्न में वो कभी ना कभी हमें भी उसको उसका फीडबैक हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो भी रिटेलिएट करेगी। ऐसा नहीं है कि नेचर सिर्फ हमें देख रही है, मतलब सिर्फ जितना ज्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, वेदर कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, और कहीं बारिश होती है तो इतनी ज्यादा होती है, कहीं नहीं तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हमें इसको बहुत ध्यान से वॉच करना चाहिए, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं तो उसका कोई यूज होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ा लिखा और सिर्फ खत्म हो गया बस, जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए तो आगे देखते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट बी रिड्यूस्ड। ये तो बहुत चल ही रहा है हमारा टॉपिक, की पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस करने से ही जो है लेस बर्डन होगा, डिलीटिंग या डिप्लेटिंग डिप्लेटिंग रिसोर्सेज है ये, ठीक है, डिप्लेटिंग रिसोर्सेज जो कि खत्म होने वाले हैं, और बेटर हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर मिलती है। जितने कम होंगे उतनी फैसिलिटीज भी जो होंगी वो प्रॉपर सबको मिल पाती हैं। अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो सबको अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बर्डन होगा, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स भी तो उतने ज्यादा एजुकेशन में एजुकेटेड होने चाहिए। अब पॉपुलेशन उतनी बढ़ रही है, एजुकेशन नहीं है इतनी, तो फिर उसको जो पढ़ाने वाले हैं, या फिर उसको लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं, उनको भी कम रहेंगे। तो बेटर एजुकेशन भी तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट कम होगा। अब कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हमारा टर्म है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? ये एक ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करने का एक ऐसा स्टैटिस्टिकल हमारा मेथड है, जो साइज, पॉपुलेशन की डेंसिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के बारे में हमें पता लगता है डेमोग्राफी से। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी भी गिवन टाइम पर, वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सब डिफाइन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। और नेक्स्ट आता है बर्थ रेट और नेटेलिटी।
बर्थ रेट का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स हैं पर 1000 पीपल पॉपुलेशन में जो हर साल होती है वो कहलाती है बर्थ रेट। और इसके बाद आता है मॉर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ रेट्स, ये नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल में पर 1000 पीपल की पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई है वो डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट कहलाती है। तो ये जो है हमारा बर्थ रेट, ये आपको नेटिलिटी से या नेटिलिटी रेट से भी मिल सकता है क्वेश्चन में, और डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट तो मॉर्टेलिटी रेट भी हो सकता है। तो दोनों टर्म्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट क्या क्या मतलब है? ये डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। ये सब डिफाइन में आ सकते हैं। और इसके बाद आता है कि ये तो बहुत जनरल बात भी है कि भाई जब अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम होगी तो पॉपुलेशन रेट या पॉपुलेशन कम होती है। अब ये आगे आता है हमारा टॉपिक नीड फॉर अडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स, कि हम कैसे कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या कैसे हमें क्यों जरूरत पड़ी उसकी। तो इतनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट चीज आ जाती है थोड़ी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने से पर कैपिटा इनकम, ये जब लोग ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्स कम होंगे, ठीक है। जनरल हेल्थ जो है वो सबकी डाउन जाएगी। और ओवरऑल में क्या है कि जो पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज होंगी, ठीक है। क्वालिटी जो है लाइफ की वो डाउन जाएगी। और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल को एडॉप्ट करने की जो मेजर्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा कि हम उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि उससे पहले ही कंट्रोल करने, जब बहुत ज्यादा देर हो जाए तो लोग एक दूसरे से फाइट हो, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है या हो जाएगी, हम सोच सकते हैं। तो उसको पहले से ही कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन व पॉपुलेशन कंट्रोल। तो अवेयरनेस, स्मॉल फैमिलीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि फैमिलीज को स्मॉल रखा जाए, ठीक है। मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 चिल्ड्रन, जितने भी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि इससे ज्यादा ना हो। और सबके लिए जो लॉ है वो सेम है, सेम होना चाहिए। और बहुत सारे जो चिल्ड्रन है, बच्चे होते हैं, उनकी डिसएडवांटेजेस भी बतानी चाहिए कि आपको जितने सारे होंगे इस चिल्ड्रन तो उतनी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा या उनकी एजुकेशन। तो रिमोट एरियाज में ये चीजें स्प्रेड होनी चाहिए, इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए। और जो चाइना है उसने 1 चाइल्ड पर फैमिली की जो है नॉर्म्स रखा हुआ है, जबकि इंडिया अभी भी हार्डली स्ट्राइव कर रहा है, अभी कोशिश कर रहा है कि 2 चिल्ड्रन पर फैमिली का नॉर्म लाया जाए या उसको लागू किया जाए। जितना भी है, ये नहीं कि 1 या 2, जितनी भी 3 4 जितना भी नंबर्स है उसको एक स्पेसिफिक रखा जाए कि हाँ सिर्फ इतना ही। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ही रखा जाए या 2 ही रखा जाए। तो जो भी है अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी है नीचे। फिर आता है ऑर्थोडॉक्स व्यू में। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो लोग पहले के लोग, बहुत एक नजरिया सबका यही रहता है कि एटलीस्ट एक तो सन होना चाहिए, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। तो उसको एजुकेशन से मॉडिफाई होना चाहिए कि आज के टाइम में बोथ आर इक्वल, आइदर सन और डॉटर, मेल या फीमेल, सब सेम, ठीक है। जो मेल है वो भी एक फीमेल से आया है, और जो फीमेल है वो भी, उसको भी फीमेल नहीं बन दिया है। तो अगर फीमेल ही नहीं होगी सोसाइटी में, अगर सभी कहेंगे कि सन चाहिए, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि जनरेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट है मैरिजेबल एज शुड बी हायर। मैरिजेबल एज जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए होती है और 25 ईयर्स बॉयज के लिए होती है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। और मैरिड कपल्स को एजुकेट किया जाना चाहिए कि वो अपने बर्थ को डिले करें, आगे बढ़ाएं फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड, जिससे उनको सेकंड के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इंटरवल मिल जाए, और उसको वो अच्छे से अपब्रिंग कर सके, उसकी देखभाल कर सके और थर्ड को स्टॉप करें।
और पीपल को अवॉइड करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए कि वो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट करें, जिससे कि वो प्रेगनेंसी को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। उसके बाद कुछ डिवाइसेस होती हैं जो मेन वीमेन दोनों के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स, और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसमें कि कॉपर और ओरल पिल्स का भी यूज, जिसमें मेलेडी आती है। अब आता है हमारा फैमिली वेलफेयर। इसको इन्वर्टेड रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, जो कि पॉपुलर साइन है इंडिया में फैमिली वेलफेयर के लिए, और ये ऑफिसेज में और ऐसे हॉस्पिटल्स में डिस्प्ले किया जाता है जहां पर कोई भी हेल्प या कोई भी एडवाइस नहीं होती फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, और ऐसे सेंटर्स को फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बोला जाता है। तो ये होता है इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल दैट इज यूज्ड फॉर द फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके लिए फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में सिंबल यूज किया जाता है जो कि इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल होता है। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स, जिसमें कि हार्मोनल मेथड्स होते हैं जिसमें पिल्स प्रोवाइड की जाती हैं, और वो जो है टैबलेट्स की फॉर्म में आती है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है। तो ये हार्मोनल प्रिपरेशन से बनाई जाती है, और ये जो है हार्मोन्स दी जाती है जब ये एग के रिलीज को, ओवरी से जो रिलीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। फिर बैरियर मेथड्स में ये जो होते हैं कॉन्डम्स, ये मैन यूज करते हैं जो कि लेटेक्स या रबर शीट का बना होता है, और ये प्रिवेंट करता है स्पर्म्स को कि वो वजाइना में जाकर डिपॉजिट हो। फिर आता है हमारा डायफ्राम्स। ये राउंड लेटेक्स कैप होते हैं जो कि जिसमें कि कॉइल स्प्रिंग लगा होता है, और ये डीप फिटेड होते हैं वजाइना में और यूट्रस के माउथ पर या सर्विक्स जिसको बोलते हैं, और ये कैप्स प्रिवेंट करती हैं ये भी स्पर्म्स के एंट्री यूट्रस में। फिर आती है स्पर्म किलिंग या स्पर्मिसिडल एजेंट्स। तो इसमें क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं जो कि वजाइना में सर्विक्स के नियर पुट किए जाते हैं, और वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं अगर वो वहां प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द केमिकल्स, स्पर्मिसिडल एजेंट्स इनको बोला जाता है। फिर आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें कि दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं इंडिया में जो यूज है, लिपीज लूप एंड कॉपर्टी। तो ये यूट्रस में फिटेड होती है, और ये फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकती है बल्कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है एम्ब्रियो में, ब्लास्टोसिस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसकी इम्प्लांटेशन को ये रोक देती है। और इसके बाद कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं जिसमें कि ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए होती है। इसमें एब्डोमेन ओपन किया जाता है और इसमें फेलोपियन ट्यूब्स जिसमें कि ओविडक्ट्स को कट किया जाता है, लाइगेट उसको टाई अप करके नायलॉन थ्रेड के साथ, और एग के पैसेज को क्लोज किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये विडिकल फनल है, ये ओविडक्ट है, ये यूट्रस है, और इधर ओवम जो है ओवी से बाहर निकल रहा है, और ये यहाँ पर ओविडेट के पार्ट को कट किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब्स को, जिससे कि उसकी एंट्री अंदर ना हो, एग के पैसेज को वो बंद कर देता है। इसके बाद आता है वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी जो है मेल्स में होती है, और इसमें स्क्रॉटम में एक स्मॉल कट लगाया जाता है जिसमें कि वास डेफरेंस जो स्पर्म डक्ट होता है, जिसमें हर टेस्टिस से वो एक उसको बांध दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, और फिर एक स्मॉल पीस दो लाइगेचर्स में या फिर नॉट्स में उसको रिमूव करते हैं, और ये बहुत ही इजी, क्विकर और सेफर होता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कपल्स में कि ये बेटर है कि हस्बैंड को ऑपरेट किया जाए, और ये ऑपरेशन बहुत हार्मफुल नहीं है, और ये किसी भी पर्सन की या किसी भी मेल की मैनलीनेस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है, या कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ देखते हैं, पिक्चर की फॉर्म में देखिएगा, ये यूरेटर है, ठीक है, ये ब्लैडर है, इधर ये सेमिनल वेसिकल है जहाँ से ये सीमेंट जो है प्रोड्यूस होते हैं, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, वास डेफरेंस एंड टेस्टिस है, और ये हमारा कट पार्ट है वास डेफरेंस का। इस तरह से इसको कट किया जाता है। फिर आता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन और
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम MTP के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी भी कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और कपल नहीं चाहता है कंटिन्यू करने के लिए, या फिर उसको चाइल्ड नहीं चाहिए, या फिर कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है, कोई है एविडेंस मीन्स कोई ऐसा सबूत है, कोई कुछ जेनेटिक डिजीज का एम्ब्रियो में, किसी स्पेशल टेस्ट के बेस पर, तो फीटस को रिमूव किया जा सकता है। इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज नहीं या नहीं माना जा सकता, बट एक लास्ट स्टेप है जो भी लिया जा सकता है। इस ऑपरेशन में को जो फोर्स अबॉर्शन बोला जाता है, जो कि या सिर्फ एक ट्रेन डॉक्टर या फिर एक हॉस्पिटल पर इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ये बहुत रिस्की होते हैं, तो उसको ऐसे ही कहीं कहीं भी जाकर इसको नहीं कराना चाहिए। तो इसको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज MTP, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आ सकता है फुल फॉर्म। और जो अबॉर्शन है वो लीगली परमिटेड होता है 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी में, और उसको रिक्वेस्ट किया जाता है अगर कोई फीमेल डिजायर करती है उसको, ठीक है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, उसमें हस्बैंड की कंसेंट की, उसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये वाला ह्यूमन पॉपुलेशन तो एंड हो गया है। नेक्स्ट आपको पॉल्यूशन वाला टॉपिक चैप्टर 16 मिलेगा, उसकी वीडियो उसका सेशन आपसे शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उसको सब्सक्राइब करिए। तो होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी नेक्स्ट सेशन में अभी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, सभी अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और टेक केयर, गुड बाय।